हेलो बच्चों, होप यू आर एज गुड एज ऑलवेज। मैं हूं कुमार सर और आज मैं आप बच्चों के लिए लाया हूं एब्सोल्युटली टू द पॉइंट वीडियो एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, conceptual and in experiential pattern. After the huge demand from many kids like you, the many scholars like you, to make you have a very simplified and easy understanding page wise. आप सोच रहे होंगे कुमार सर की वीडियो में ऐसा क्या खास होगा जो और YouTube वीडियोस पर नहीं। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे बच्चों, जैसा कि आपको मेरी लाइव क्लासेस में देखने को मिला है कुछ लेवल तक, वैसा ही अमेजिंग कंटेंट आप इन वीडियोस में भी देखेंगे। अगले 1 मिनट में चैप्टर शुरू करने से पहले आपको आपके कुमार सर के सेक्शंस यूनिक कैसे हैं ऑन यूट्यूब और क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है, ये सब पता चल जाएगा। तो फर्स्ट बेनिफिट की बात करते हैं बच्चों, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। आपका कंटेंट सिर्फ मुझे यहाँ पढ़ाने के लिए ही नहीं, बल्कि आपको पढ़कर याद कैसे हो जाए, कैसे आप एग्जाम में उसे ब्यूटीफुली लिख पाए, किन बातों का चैप्टर को समझने में ख्याल रखना होता है फॉर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, एक्चुअली ये सब जानने को मिलने वाला है। क्योंकि पढ़ा तो बहुत से टीचर्स देते हैं, जैसा आप लगातार देख ही रहे होंगे, पर नॉलेज रिटेन कैसे कर पाएं और बेस्ट स्कोर कैसे ला पाएं, ये मैक्सिमम टीचर्स नहीं बता पाते। तो अगर इन YouTube वीडियोस से आप ऐसा कर पाओ तो कैसा रहेगा, अमेजिंग ना। एक्चुअली यही आपकी जरूरत है बच्चों, इससे आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा जो आगे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपकी भरपूर हेल्प करेगा। दूसरा बेनिफिट, आप बच्चों के लिए मैंने 2 तरह से वीडियो बनाई है। एक डिटेल्ड वन शॉट वीडियो फॉर दोज स्कॉलर्स लुकिंग फॉर कंप्लीट डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर। ये वीडियो आपको चैप्टर के पेज बाय पेज देखने को मिलेगा, तो बुक बगल में ओपन करने की जरूरत ही नहीं है। एंड अनदर 20 minutes one short video for those looking for a quick view, mainly during your exams revision, जहां पर नोट्स के द्वारा मैंने क्विक फॉर्म में चैप्टर कवर किया है। जैसे समय और इंटरेस्ट हो आप वैसे पढ़े, उस अकॉर्डिंग आपको आसानी से चैप्टर के बारे में समझ भी आ जाएगा। ये वीडियोस एज आई सेड इज गोइंग टू बी टू द पॉइंट ओनली, विदाउट एनी एक्स्ट्रा ग्लोबल और इरेलेवेंट ज्ञान बच्चों। तीसरा बेनिफिट, स्क्रीन पर चैप्टर के हर पीडीएफ पेज के साथ नोट्स ब्लू कलर में लिखे दिखेंगे, जिसमें सारे ब्लू बॉक्सेस एंड टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस जो ऑरेंज कलर में आपकी बुक में दिए हुए हैं, पिंक कलर में दिए हुए हैं, येलो कलर में दिए हुए हैं, वो भी मैंने मेंशन कर दिए हैं। ये वीडियो स्टूडेंट्स की नजर से बनाया गया है बच्चों। प्योर नोट्स की फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी तरह से अपलोड कर दी गई है, तो ये जानकर अच्छा लगेगा कि अब स्क्रीनशॉट्स लेने की भी जरूरत नहीं। ये नोट्स बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अनुरूप इंपॉर्टेंट टेक अवेज के रूप में है, जो हर लेवल के एग्जाम प्रिपरेशन में बहुत काम आएंगे। फोर्थ बेनिफिट, आपको हर 4 to 5 पेजेस पर 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बाद रिवीजन क्वेश्चंस आंसर के साथ आपके अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए क्विज के फॉर्म में भी दिया गया है, और इनका भी कंप्लीट पीडीएफ डिस्क्रिप्शन विद सॉल्यूशंस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इतना ही नहीं बच्चों, आउट ऑफ द 13 बेनिफिट्स दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, बेनिफिट नंबर 5 की बात कर लेते हैं। अब तक के एग्जाम वाइज जो क्वेश्चंस इन टॉपिक से आए हैं, मैक्सिमम वो क्वेश्चंस की भी अलग पीडीएफ वर्कशीट मैंने अपलोड कर दी है। सारी शीट्स आंसर्स के साथ अवेलेबल है, एंड एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों। और एक और बेनिफिट की डिस्कशन यहाँ पे कर लेते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वन मोर वीडियो केवल आंसर राइटिंग के लिए एक्सक्लूसिवली बनाई गई है, जिसमें हम साथ में आंसर ट्रिक से याद करेंगे और लिखेंगे। यकीन मानिए, इट विल बी फन। तो बच्चों शुरू करते हैं इंडियाज कल्चरल रूट्स नाम का ये चैप्टर। पर डायरेक्टली चैप्टर शुरू करने से पहले आपको मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, ठीक है? आप सोचो बच्चों, एक बड़ा सा बरगद का पेड़, उसके ऊपर बहुत सारी शाखाएं हों,
पत्ते हो, फूल हो। अब आप बोलो, अगर उस पेड़ की जड़ ही ना हो तो क्या वो पेड़ जिंदा रहेगा? नहीं नहीं सर, पेड़ तो गिर जाएगा। बिल्कुल सही। वैसे ही हमारे भारत की कल्चर की भी रूट्स हैं जो हमें स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। अब एक सवाल, आपके घर में सबसे ज्यादा धूमधाम से कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है? सर हमारे घर में दिवाली बहुत स्पेशल होती है। वेरी गुड। किसी और के यहाँ? सर हमारे यहाँ ईद और होली दोनों बहुत मजेदार होती हैं। सी बच्चों, यही तो है इंडिया की स्ट्रेंथ, है ना? डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट फेस्टिवल्स, लेकिन सब एक ही देश में मिलजुल कर सेलिब्रेट करते हैं। अब आप सोचो, आपके स्कूल का असेंबली कभी प्रेयर होता है, कभी पैट्रियोटिक सॉन्ग, कभी योगा, अलग अलग चीजें होती है ना असेंबली में। ये सब क्या है? ये सब हमारे कल्चरल रूट्स का ही तो हिस्सा है। और जैसे एक नदी छोटी छोटी स्ट्रीम से मिलकर बनती है, वैसे ही इंडिया की कल्चर भी अलग अलग कम्युनिटीज, रीजन्स और ट्रेडिशंस से मिलके एक बड़ी कल्चरल गंगा बनाती है। समझ पा रहे हैं आप लोग? इसलिए तो हम कहते हैं इंडिया इज द लैंड इन यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम सीखेंगे कैसे हमारे एंसेस्टर्स ने अपनी वैल्यूज और ट्रेडिशंस को संभाला, कैसे अलग अलग कल्चर्स ने मिलके एक कल्चरल फैब्रिक बनाया, और कैसे हम आज भी उन्हीं रूट से जुड़े हुए हैं, चाहे वो फूड हो, म्यूजिक हो, डांस हो या फेस्टिवल्स। तो क्या आप रेडी हो एक कल्चरल जर्नी को एक्सपीरियंस करने के लिए? बिल्कुल सर। ग्रेट। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सफर इंडियाज कल्चरल रूट्स के साथ। बच्चों, आपके सामने स्क्रीन पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल और मेच्योर फ्रेज दिया हुआ है। सुभाषिता जी ने दिया है इसे। दिए हुए फ्रेज में सुभाषिता जी कहते हैं, दैट विच कैन नॉट बी स्टोलन, जो चोरी नहीं किया जा सकता, दैट विच कैन नॉट बी कन्फिस्केटेड बाय रूलर्स, जो राजा भी जबरदस्ती छीन नहीं सकते, that which is not a burden as it does not weigh anything, जो बोझ नहीं बनता क्योंकि इसका वजन ही नहीं होता। कमाल है। that which though it is used only grows every day, और जो जितना ज्यादा यूज करो उतना ही बढ़ता है। ओहो। that is the greatest wealth of all, the wealth of true knowledge, वो सबसे बड़ी दौलत है। बिल्कुल सही बात है। और वो दौलत क्या है बच्चों? सही ज्ञान। मतलब पैसा, सोना, चांदी या गहने तो चोर ले जा सकते हैं, लेकिन ज्ञान एक बार जो सीख लिया वो कभी चोरी नहीं हो सकता। उससे कोई चोर नहीं आपसे छीन सकता। जमीन, प्रॉपर्टी या धन दौलत को राजा या पावर वाले भी कभी कभी जबरदस्ती ले जा सकते हैं बच्चों, है ना? पर जो आपके दिमाग में ज्ञान है, वो कोई छीन सकता है क्या? उसे तो कोई राजा भी नहीं छीन सकते। दौलत या सामान उठाने में बहुत बोझ लगता है, मेहनत लगता है, पर ज्ञान को कहीं भी आप ले जाओ, उसका कोई वजन नहीं होता, उसे उठा के ले जाने में कोई मेहनत नहीं होती, जो बोझ नहीं बनता क्योंकि इसका वजन ही नहीं होता। अब आप कोरिलेट कर पा रहे होंगे। पैसा खर्च करोगे तो कम होगा, पर ज्ञान जितना शेयर करोगे उतना ही ज्यादा डीप और स्ट्रॉन्ग होता है। बिल्कुल सही बात है। तो जितना यूज करो उतना ही बढ़ता है। कितना इंटरेस्टिंग है ना बच्चों, और कितना सच भी है। इसलिए ट्रू नॉलेज को सबसे बड़ी दौलत माना गया है, क्योंकि ये परमानेंट है, सिक्योर है, बोझ नहीं है, और हमेशा बढ़ता ही रहता है। तो किस किस को ज्ञान की ट्रू नॉलेज चाहिए? मेरे ख्याल से सबको। अब स्क्रीन पे आगे आप देख पा रहे हैं बच्चों, थ्री बिग क्वेश्चंस। व्हाट आर द वेदास, व्हाट इज देयर मैसेजेस? वेदास क्या है, उनका मेन मैसेज क्या है? ठीक है, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट न्यू स्कूल्स ऑफ थॉट इमर्ज इन इंडिया इन द फर्स्ट मिलेनियम बीसी, व्हाट आर देयर कोर प्रिंसिपल्स? कौन से नए स्कूल्स ऑफ थॉट इंडिया में फर्स्ट मिलेनियम बीसी में निकले? उनके कोर प्रिंसिपल्स, बेसिक या मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स क्या थे? और थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ फोक एंड ट्रेडिशन, ट्राइबल ट्रेडिशंस टू इंडियन कल्चर?
फोक और ट्राइबल ट्रेडिशंस का इंडियन कल्चर में क्या कंट्रीब्यूशन है? फोक ट्रेडिशंस का मतलब बच्चों आम लोगों के ओरल प्रैक्टिसेस, सॉन्ग, स्टोरीज, बिलीफ। एंड ट्राइबल ट्रेडिशंस का बच्चों मतलब होता है अलग अलग जनजातियों का सेम चीज है। इस चैप्टर में हम डिटेल में इन क्वेश्चंस के आंसर्स को ढूंढेंगे भी और समझेंगे भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज इस चैप्टर की जर्नी को कंटिन्यू करते हुए हम देखेंगे कि इंडिया की सबसे पुरानी यादें क्या हैं। जन्म से हमारी कल्चरल रूट्स शुरू कहाँ से होती हैं? बच्चों सोचो, एक बरगद का पेड़, उसकी बहुत सी शाखाएं हैं, कुछ बड़े कुछ छोटे, लेकिन उस पेड़ की ताकत उसकी जड़ों में है। ये मेरे ख्याल से आप सबको पता ही है। बिल्कुल वैसे ही इंडिया की कल्चर भी एक पेड़ की तरह है, जिसमें आर्ट, साइंस, मेडिसिन, डांस, रिलीजन, गवर्नेंस, सब अलग अलग ब्रांचेस हैं। और इस पेड़ की सबसे गहरी जड़ है द वेदास। इंटरेस्टिंग कहानी के रूप में हम समझ रहे हैं बच्चों। तो बिल्कुल जो मजबूत जड़ है हमारी संस्कृति की, वो शुरू होती है हमारे वेदास से। पिंक कलर में लिखे हुए दो टर्म्स आप देख सकते हैं बच्चों, स्पिरिचुअल और सीकर। स्पिरिचुअल का मतलब होता है जो सोल से रिलेटेड होता है। सीकर का मतलब होता है जो सच की तलाश में है, लाइक सेज, सेंट, योगी, थिंकर, साधु, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला टॉपिक है हमारा जो शुरू हो रहा है, द वेदास। सबसे पहला सवाल बच्चों, क्या है ये वेदास? वेद शब्द संस्कृत के विद से आया है, जिसका मतलब होता है नॉलेज। और इंडिया में चार बड़े वेदास हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब में से बहुतों को पता होगा, मुझे मालूम है। ये दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथ माने जाते हैं। और इंटरेस्टिंग बात, ये लिखी नहीं गई, बल्कि ओरल ट्रेडिशन में गाए जाते थे, याद किए जाते थे, और टीचर से स्टूडेंट तक 100 to 200 जनरेशन तक बिल्कुल सेम फॉर्म में पहुंचाए जाते थे। अब आप बच्चे कहेंगे, वाह, लेकिन लिखे क्यों नहीं गए? बिल्कुल सही सवाल है, वेरी गुड क्वेश्चन। उस वक्त लोगों को लगता था कि याद रखना और बोलना ही बेस्ट तरीका है। इससे ज्ञान लिविंग ट्रेडिशन बन जाता है। गुड थॉट। आप ग्रीन बॉक्स में देख सकते हैं कि इसी वजह से यूनेस्को ने 2008 में वैदिक चैंटिंग को अपना हेरिटेज डिक्लेयर किया। हिम्स ऋग्वेदा के ऋषिस और ऋषिकास, मतलब मेल और फीमेल सेजेस ने बनाए थे। ये गॉड्स को एड्रेस करते थे, जैसे इंद्र जो वॉरियर गॉड हैं, अग्नि फायर के गॉड हैं, वरुण कॉस्मिक ऑर्डर के, सरस्वती रिवर एंड विजडम गॉडेस। और एक बहुत ही फेमस लाइन है बच्चों, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, ठीक है। एकम सत विप्र बहुधा वदंती, ट्रुथ इज वन बट सेजेस कॉल इट बाय मेनी नेम्स। मतलब क्या हुआ बच्चों, कि सभी देवता एक ही रियलिटी के रूप है। हाँ बच्चों, यही सच है, ट्रुथ माना गया है। बच्चों अब मैं तुम्हें ऋग्वेद का एक बहुत ही खूबसूरत मंत्र सुनाता हूं, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। कम टुगेदर, स्पीक टुगेदर, कॉमन बी योर माइंड, मे योर थॉट्स अग्री, यूनाइटेड बी योर पर्पस, यूनाइटेड योर हार्ट, मे योर थॉट्स बी यूनाइटेड, सो ऑल में अग्री। सर इसका मतलब क्या है, आप पूछेंगे ही। बहुत अच्छा सवाल है बच्चों। इसका मतलब है हम सब एक साथ बात करें, एक साथ सोचें, हमारा दिल और उद्देश्य मतलब पर्पस एक ही हो जाए। जैसे आप लोग ग्रुप प्रोजेक्ट करते हो, अगर एक बच्चा साइंस प्रोजेक्ट में रॉकेट बनाना चाहता है और दूसरा फुटबॉल मैच प्लान कर रहा है, तो प्रोजेक्ट कभी कंप्लीट ही नहीं होगा, राइट। लेकिन अगर सब एक साथ डिसाइड करें, हम सब मिलके रॉकेट बनाएंगे या हम सब मिलके फुटबॉल खेलेंगे, तो हमारा टीम वर्क सक्सेसफुल हो जाएगा, इजंट इट? ऋग्वेद भी इस मंत्र के मैसेज को यूनाइट करता है। यूनिटी ब्रिंग्स स्ट्रेंथ। अगर हमारे थॉट्स, पर्पस और हार्ट यूनाइटेड हो जाएं, तो दुनिया की कोई ताकत हमें ब्रेक नहीं कर सकती। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला टॉपिक है हमारा
वैदिक सोसाइटी। उम्मीद करता हूँ कि रेट ऑफ स्पीच मेरे बोलने का आप लोगों के हिसाब से है, आप लोग समझ पा रहे होंगे, मैं ज्यादा फास्ट नहीं लेके चल रहा हूँ। वैदिक सोसाइटी में अब हम एक सोसाइटी को देखेंगे। ऋग्वेद हमें बताते हैं कि लोग अलग अलग जनाज में रहते थे, मतलब क्लैंस में या बड़े ग्रुप्स में, जैसे भारताज या भरताज कहते हैं, पुरुष, कुरुज, यदुस, तुर्वशाज। देखो बच्चों, आप यहाँ पे एक टाइमलाइन एरो को देख पा रहे होंगे, सामने जो पिक्चर है ये बताता है कि कैसे ऋग्वेद से लेके उपनिषद और फिर बुद्ध से लेके महावीर तक की जर्नी कैसे चली। मतलब हिस्ट्री एक फ्लो है। एक ही बीज से जैसे पौधे उगते हैं, वैसे ही मानो नए नए थॉट वाले स्कूल्स उग रहे थे। सर, लेकिन सोसाइटी को चलाता कौन था? बहुत बढ़िया सवाल है बेटा। वेदास में कुछ क्लूज मिलते हैं, जहां राजा का जिक्र होता है और असेंबलीज का जिक्र किया गया है, सभा और समिति के नाम से। मतलब लोग इकट्ठे बैठते थे और डिस्कशंस करते थे। प्रोफेशंस भी मेंशन किए गए हैं, लाइक फार्मर्स, पॉटर्स, वीवर्स, कारपेंटर्स, प्रीस्ट्स, डांसर्स, बार्बर्स एंड हीलर्स। सर, हीलर का क्या मतलब है? हीलर का मतलब जो ट्रेडिशनल वे से लोगों की बीमारी को ट्रीट करते थे, जैसे दादी माँ के नुस्खे या आयुर्वेद, सुना है ना आपने, उनको हम हीलर्स कहते थे। पिंक कलर में कुछ टर्म्स दिए हैं बच्चों, जैसे कि यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को इंपॉर्टेंट चीज है। सिंपल शब्दों में, ये एक इंटरनेशनल ग्रुप है जो वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज को एजुकेशन, साइंस और कल्चर के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट करता है। मतलब जैसे आप स्कूल में कल्चरल डे मनाते हो, जहां सब अपने अपने कल्चर को दिखाते हैं, वैसे ही यूनेस्को पूरे वर्ल्ड के कंट्रीज के बीच में एक डायलॉग बनाता है, कनेक्शन बनाता है। कॉस्मोस, पूरा यूनिवर्स आपके पीडीएफ में दिया है बच्चों। पूरा यूनिवर्स एज एन ऑर्डर्ड सिस्टम को हम कॉस्मोस कहते हैं। वर्ल्ड व्यू, दुनिया को देखने का अपना तरीका। तो बच्चों, अब स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि वी आर डन विद द फर्स्ट क्वेश्चन आउट ऑफ द बिग थ्री क्वेश्चंस। याद है ना, चैप्टर के शुरुआत में हमने देखा था इन्हें। हमें इसका आंसर अब अच्छे से पता है और पूरा कॉन्सेप्ट भी, isn't it? क्वेश्चन था व्हाट आर वेदास, व्हाट इज देयर मैसेज। हमने जस्ट अभी वेदास के बारे में पढ़ा और समझा। बहुत बढ़िया बात है बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं। वैदिक स्कूल्स ऑफ थॉट हमारा अगला टॉपिक है। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, वैदिक रिचुअल्स और कॉम्प्लेक्स होते चले गए। इन्हें कहा गया यज्ञ, यज्ञ। मेनली अग्निदेव को फायर ऑफरिंग्स दिए जाते थे जब भी हम यज्ञ करते थे। आज भी हम यज्ञ हवन करते हैं, उसी की बात हो रही है। फिर आए उपनिषद, जिसमें नए नए आइडियाज आए, जैसे कर्म, जो हम करते हैं उसके रिजल्ट्स। रीबर्थ, बार बार जन्म लेना। ब्राह्मण, अल्टीमेट डिवाइन रियलिटी। आत्मन, हमारा ट्रू सेल्फ, जो ब्राह्मण के साथ एक है। सर, इसका मतलब सब कनेक्टेड है? बिल्कुल बेटा। इसी वजह से एक प्रेयर कहती है, सर्वे भवन्तु सुखिना, मे ऑल क्रिएचर्स बी हैप्पी। और बच्चों, एक स्कूल था योग का, जिसका एम था अपने अंदर ब्राह्मण को रियलाइज करना। आज भी जब हम योगा करते हैं हेल्थ के लिए, पीस के लिए, ये उसी की लेगेसी है। पिंक बॉक्स में फिर से कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, लाइक हमने देखा कॉन्शियसनेस, अपने आप या आसपास के बारे में अवेयर होने को कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो बच्चों, हमने समझा कि वेदास ने हमें एक स्पिरिचुअल और सोशल बेस दिया है। सोसाइटी ने उसको जीवन में उतारा, मतलब अडॉप्ट कराया, और स्कूल्स ऑफ थॉट ने उसको गहरा बनाया। ये सब मिलकर एक फाउंडेशन बनाते हैं, और इसके फाउंडेशन से हमारी अगली जर्नी शुरू होगी, बुद्धिज्म की, हमारा जो अगला टॉपिक होगा। तो बच्चों, अब आप फिर से स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि वी आर नाउ डन विद द सेकंड क्वेश्चन ऑल्सो। हमें इसका आंसर भी अब अच्छे से पता है
और पूरा कॉन्सेप्ट भी। देखो, व्हाट न्यू स्कूल्स ऑफ थॉट इमर्ज इन इंडिया इन द फर्स्ट मिलेनियम बीसीई, व्हाट आर देयर कोर प्रिंसिपल्स। तो जस्ट अभी हमने ये टॉपिक पढ़ा। बच्चों, इन क्वेश्चंस के आंसर्स भी मैंने लास्ट में दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पीडीएफ अटैच की हुई है आपके बैक एक्सरसाइजेस की। उसमें एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और बैक एक्सरसाइजेस सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने दे रखे हैं, आप वहां से इसको रेफर कर सकते हो इन डिटेल। बच्चों, अब चूंकि हमने कुछ टॉपिक कर लिए हैं, तो हमेशा की तरह अब समय है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम खेलने का। तो गेस कर सकता है कौन सा गेम है वो? आप सब लोगों को बहुत पसंद आता है। जी हाँ बच्चों, द नेम ऑफ द गेम इज क्विज। चलो, अब हम क्विज खेलेंगे। देखो, आपके सामने बहुत सिंपल सिंपल मैंने एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू एंड फॉल्स दे दिए हैं। आप इन क्वेश्चंस को अपने आप से अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, जिसका आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के पीडीएफ में भी मिल जाएगा, प्लस मैंने इस वीडियो में भी शेयर कर रखा है। आपको क्रॉस चेक करने के लिए जैसे ही आप थोड़ा सा वीडियो आगे देखोगे, आपको बारी बारी करके आंसर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। देखिए, स्क्रीन पे आते जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, फिर इन द ब्लैंक्स पे हम आ जाते हैं। सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस बच्चों आपको मेरी वीडियो में हमेशा मिलेंगे। मैं कभी भी कोई भी क्वेश्चन विदाउट सॉल्यूशन नहीं छोड़ देता। मौका रहता है आपके पास विदाउट सॉल्यूशंस देखे पहले खुद से अटेम्प्ट करें, वही सही तरीका होता है। लेकिन क्रॉस चेक करने का भी आपके पास ऑप्शन होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर रखा है। तो चलते हैं बच्चों अब अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है बुद्धिज्म। बच्चों, अब हम एक और बड़े ग्रेट सोल के सफर को समझने की राह पर चलने जा रहे हैं। एक ऐसे प्रिंस, हाँ बच्चों, एक ऐसे राजकुमार जो राजा बन सकते थे, पर उन्होंने दुनिया का दुख दूर करने के लिए अपना महल तक छोड़ दिया, अपना राजपाट, अपने परिवार तक को छोड़ दिया। बिल्कुल सही आपने गेस किया बच्चों, हम बात कर रहे हैं गौतम बुद्ध जी के बारे में। द बर्थ ऑफ बुद्धा। आज से लगभग 2500, 2500, 2500 ईयर्स बिफोर एक बहुत ही महान प्रिंस पैदा हुए थे, लुम्बिनी, जो आज के नेपाल में एक जगह का नाम है। उन प्रिंस का नाम था सिद्धार्थ गौतम। सर, ये वही बुद्धा जी है ना? बिल्कुल सही पहचाना बेटा, लेकिन पहले वो बुद्ध नहीं थे, वो एक राजकुमार ही थे। उनके पिताजी ने उनको महल के अंदर रखा था ताकि कभी भी उनका सामना दुख, बीमारी या मृत्यु से ना हो। कमाल है, पर उनके पिताजी ने ऐसा किया था, उनको उनसे बहुत प्रेम था। द फोर साइट्स, ऐसी चार चीजें जिनको देख के गौतम बुद्ध का जीवन पूरी तरह से बदल गया। वो राजकुमार से बुद्ध कैसे बने, उन चीजों को हम समझेंगे। 29 ईयर्स की एज में सिद्धार्थ ने एक दिन रात में घर से बाहर घूमने की इच्छा व्यक्त की, और फिर उन्होंने देखा रास्ते में एक बूढ़ा इंसान, फिर देखा एक बीमार व्यक्ति, फिर देखा एक मृत्यु का दृश्य, डेड बॉडी, और फिर देखा एक एसेटिक को, मतलब तपस्वी को, जो शांति में दिख रहे थे। इन चार दृश्यों को देखकर उन्हें समझ में आया कि दुनिया में दुख, बीमारी और मृत्यु, डेथ भी है। और उन्होंने डिसाइड किया कि सच का रास्ता ढूंढना है, क्योंकि अब तक महल की लाइफ में उन्होंने कभी इन चीजों को अपने सामने नहीं देखा था। तो अब उनको ऐसा लगा कि उनको सच, जो दुनिया का सच है, उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। सिद्धार्थ ने अपना महल, पत्नी और बेटा भी त्याग दिया। ये एस्थेटिक बन गए, मतलब तपस्वी बन गए, और बहुत तपस्या की, मेडिटेशन किया, और फाइनली बोध गया कि पीपल ट्री के नीचे उन्हें इनलाइटमेंट मिला। उस दिन से वो बुद्ध बन गए, मतलब द इनलाइटेड वन। तो बुद्ध का मतलब द इनलाइटेड वन। सर, इनलाइटमेंट का मतलब क्या होता है? बहुत अच्छी बात है। इनलाइटमेंट का मतलब होता है ज्ञान की रोशनी मिलना, समझ जाना कि दुख का असली कारण क्या है और उसे कैसे आप दूर कर पाएंगे। टीचिंग्स ऑफ बुद्धा पे चलते हैं बच्चों। बुद्ध ने समझाया
दुख का कारण है अविद्या, इग्नोरेंस और अटैचमेंट, अलग होने की इच्छा ना करना। अगर इन्हें दूर कर दो तो लाइफ में पीस मिल जाता है। उन्होंने एक सिंपल प्रिंसिपल दिया, अहिंसा। मतलब कि सिर्फ वॉयलेंस नहीं करना है, बल्कि किसी को हर्ट भी नहीं करना है, चाहे वो इंसान हो, पशु हो, या अपने थॉट्स की क्यों ना हो, मतलब अपने ख्यालों में भी। सर, मतलब अगर मैं किसी को गुस्से में बुरा बोलता हूं तो भी अहिंसा ब्रेक होती है? बिल्कुल बेटा, अहिंसा का मतलब ही है नॉन हर्टिंग, चाहे वो किसी भी रूप में हो। संघ, बुद्ध ने एक समुदाय बनाया, संघ। इसमें भिक्षु मतलब मॉन्क्स और बाद में भिक्षुनीज मतलब नन्स भी शामिल हुए। तो बच्चों, मेल भिक्षुस को हम मॉन्क्स कहते थे, फीमेल भिक्षुस को हम भिक्षुनीज या नन्स कहते थे, याद रखिएगा। उन्होंने अपनी लाइफ सिर्फ एक काम के लिए डेडिकेट कर दी, बुद्ध के टीचिंग्स को दूर दूर तक दुनिया के हर कोने तक पहुंचाना। सर, मॉन्क और नन का मतलब? ठीक है, मॉन्क का मतलब है एक ऐसे पुरुष जो दुनिया का नॉर्मल लाइफ छोड़कर स्पिरिचुअल लाइफ जीते हैं। ऐसे ही नन एक स्त्री जो स्पिरिचुअल लाइफ को फॉलो करती है, बिल्कुल मॉन्क की तरह। बुद्ध ने बहुत ही सिंपल पर गहरे उपदेश दिए। जैसे एक उनका कहना था, नॉट बाई वाटर इज वन मेड प्योर, बट वन इज प्योर इन होम ट्रुथ एंड धर्मा रिसाइड। और एक और, कॉन्करिंग वन सेल्फ इज ग्रेटर देन कॉन्करिंग 1,000 men ऑन द बैटल फील्ड। मतलब अपने गुस्से, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना ही सबसे बड़ी जीत है। बच्चों, ब्लू बॉक्स में आप देख पा रहे हैं, लेट्स एक्सप्लोर का एक कॉलम है। ठीक है, इसको अब हम एक एक्टिविटी से समझते हैं। इस पैनल को देखो जिसमें बुद्ध टीचिंग करते दिख रहे हैं आपके सामने। देखो ये पैनल है, इसमें बुद्ध की टीचिंग करते उनको आप उनको आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक सवाल है, क्या आप कुछ स्टेट्स या कंट्रीज के नाम बता सकते हो जहां आज भी बुद्धिज्म मेजर रिलीजन के तौर पे प्रेवलेंट है, लोग फॉलो करते हैं? हिंट, बिहार, लद्दाख, श्रीलंका, थाईलैंड, जापान, भूटान। अच्छा, बहुत आसान था, लाइक श्रीलंका, लाइक थाईलैंड, है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बच्चे हैं यहाँ पे, एक बार वो भी समझते चलते हैं। जैसे ascetic मतलब तपस्वी, जो टफ डिसिप्लिन से हायर नॉलेज पाते हैं। अटैचमेंट का मतलब होता है किसी चीज, इंसान से इतना जुड़ जाना कि छोड़ना मुश्किल हो जाए। कॉन्शियसनेस का मतलब है अपने अंदर आसपास को देखना, उनसे अवेयर रहना। मॉन्क, आदमी मतलब पुरुष जो स्पिरिचुअल लाइफ डेडिकेट करते हैं। नन, स्त्री जो मॉन्क की तरह स्पिरिचुअल लाइफ फॉलो करती हैं। एनलाइटमेंट, डीप रियलाइजेशन, ज्ञान की रोशनी। आत्मन, इटर्नल सेल्फ जो अमर है, मतलब हमारा सोल। ब्राह्मण, सबका एक ही सटल एसेंस, डिवाइन रियलिटी। बच्चों, अब हम स्क्रीन पे कुछ बड़े फेमस और बहुत इंटरेस्टिंग उपनिषद की कहानियों को सीखेंगे। ये छोटी सी स्टोरीज हैं, लेकिन उनमें छुपे लेसन्स बहुत बड़े हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। चलो साथ में समझते हैं। पहली कहानी है श्वेत केतु एंड द सीड ऑफ रियलिटी। चांदोग्य उपनिषद में इन्हें हमें जानने को मिला। ऋषि उद्दलका अरुणि ने अपने बेटे श्वेत केतु को वेदास पढ़ने भेजा। बेटा, अगर हम स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और इसके ऊपर अगर क्वेश्चंस बनाए, तो यहाँ पे दो नाम इंपॉर्टेंट हैं। किनके बेटे थे श्वेत केतु? उद्दलक अरुणि। अरुणि के बेटे कौन थे? श्वेत केतु। क्या पढ़ने भेजा? वेदास पढ़ने भेजा। तो ऐसे हम लोग इसको समझेंगे। 12 साल के बाद जब वो वापस आए वेदास को पढ़ के, तो ऐसा लगा जैसे श्वेत केतु को बहुत घमंड हो गया है, प्राउड आ गया है। तो फादर ने टेस्ट लेने का सोचा, एक बैनियन सीड दिखाया और बोला, इसके अंदर देखो। तो बेटा बोला, सिर्फ खाली तो है पापा। तब फादर ने समझाया, गुरुजी ने समझाया, इस खाली बीज के अंदर पूरी बैनियन ट्री का फ्यूचर छुपा है बेटा। जैसे मिट्टी से सभी मटके बनते हैं, वैसे ही सब कुछ एक ही एसेंस
ब्राह्मण से बना है। और बेटा तत्वम असी, यू आर दैट। कहने का मतलब बेटा कि मिट्टी से ही दुनिया की सारी वस्तु बनी है, यहाँ तक कि हम और आप भी बने हैं। उसी प्रकार हम हम और आपको ब्राह्मण से तौलते हैं कि सबके अंदर ब्राह्मण है। और वो तुम हो, वो श्वेत केतु भी था। तो कहने का मतलब है यहाँ पे टेक अवे जो था इस कहानी का, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम वन डिवाइन एसेंस दैट इज ब्राह्मण, और हम सब कनेक्टेड है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, दूसरी छोटी सी स्टोरी है, नचिकेता एंड हिज क्वेस्ट। कथा उपनिषद से। एक लड़का था नचिकेता, उसके पिता दान कर रहे थे। नचिकेता बार बार पूछने लगा, मुझे किसको दान करोगे पापा, मुझे किसको दान करोगे पिताजी। गुस्से में पिता ने बोल दिया, तुम्हें तुम्हें यम को दान देता हूँ, गॉड ऑफ डेथ को। नचिकेता यम के वर्ल्ड गए, यम के दुनिया में चले गए और उनसे सवाल किया, मृत्यु के बाद क्या होता है यमदेव। तो यमदेव ने पहले तो उनको बड़ा इग्नोर किया, ये छोटा बच्चा मुझसे कैसे सवाल कर रहा है। पर लड़के के बार बार पूछने पर उन्होंने फिर समझाने का तय किया। उन्होंने समझाया, हर इंसान के अंदर एक आत्मन है, मतलब उसकी एक सोल है। आत्मन ना जन्म लेता है ना ही मरता है, वो अमर है। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा, क्यूरियोसिटी से ही ज्ञान मिलता है, और आत्मा अमर है, आत्मन इज इटर्नल। अगली छोटी स्टोरी पे जाते हैं बेटा, ये लास्ट स्टोरी है इस टॉपिक में। द डिबेट ऑफ गार्गी एंड यज्ञवल्क्य, बृहदारण्यका उपनिषद से ली गई है। किंग जनक ने एक डिबेट रखा, एक वाद विवाद प्रतियोगिता रखी। ऋषि यज्ञवल्क्य आए और सब स्कॉलर्स को हरा दिया। तब एक ऋषि का, मतलब जो फीमेल ऋषि होती हैं गार्गी, ने सवाल पूछने शुरू किए, दुनिया कैसे बनी और ब्राह्मण क्या है। पहले यज्ञवल्क्य ने रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर समझाया कि ब्राह्मण ही सबका सोर्स है। सीजन्स, रिवर्स, सब कुछ उसी से आता है। सर मतलब वुमेन भी स्कॉलर थी? बिल्कुल। गार्गी एक ग्रेट एग्जाम्पल है नॉलेज की, और नॉलेज पे तो सबका अधिकार है। तो उस जमाने पे पुरुष और स्त्री दोनों ही विद्या ग्रहण करते थे। टेक अवे इस स्टोरी से क्या मिला, नॉलेज ग्रोज विथ क्वेश्चंस। तो बच्चों, आप लोग जितने सवाल पूछोगे उतना ही आपका ज्ञान बढ़ेगा। नो क्वेश्चन इज अ स्टूपिड क्वेश्चन। बच्चों हमेशा ध्यान रखो, मन में जितने सवाल आए टॉपिक को लेकर के वो जरूर पूछा करो। वुमेन ऑल्सो प्लेड बिग रोल इन एंशियंट डिबेट, जैसा कि हमने ऊपर देखा। तो बच्चों, उपनिषद की कहानियां हमें क्वेश्चनिंग और नॉलेज का पावर समझाती हैं। इसीलिए आपके सामने ये तीन कहानियों एग्जाम्पल रखा गया था। और बुद्ध की लाइफ हमें दिखाती है कि कंपैशन और सेल्फ कंट्रोल दुनिया को बदल सकता है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे जैनिज्म और महावीर की टीचिंग्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हमारा बहुत ही जबरदस्त टॉपिक शुरू हो रहा है, एक स्कूल ऑफ थॉट के बारे में, जहां हम सीखेंगे जैनिज्म को। अब आप ध्यान से सुनना बच्चों, क्योंकि ये सिर्फ एक हिस्ट्री नहीं है, बल्कि लाइफ लेसन भी है, जो आज भी बहुत यूजफुल है। सर, जैनिज्म भी बुद्धिज्म जैसा ही होता है क्या? बहुत बढ़िया सवाल है। क्योंकि अभी हमने बुद्धिज्म पढ़ा, फिर हम जैनिज्म की बात कर रहे हैं, दोनों अलग अलग धर्म जैसे हैं, तो सिमिलरिटी भी हो सकती है। बहुत अच्छा सवाल है बेटा। जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों एक ही समय में पॉपुलर हुए, अराउंड 6th सेंचुरी बीसीई, लेकिन जैनिज्म के रूट्स और भी पुरानी मानी जाती है। चलो, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक प्रिंस थे, उनका नाम था वर्धमान। जैसे वहां पे हम जब बुद्धिज्म किया था वहां पे प्रिंस थे, प्रिंस का नाम क्या था? सिद्धार्थ गौतम। वैसे ही यहाँ पे भी एक प्रिंस है, उनका नाम है वर्धमान। अब हम जैनिज्म का टॉपिक कर रहे हैं बच्चों। वर्धमान जी का जन्म वैशाली में हुआ, जो कि बिहार में एक छोटा सा जगह है। रिच फैमिली, रॉयल कंफर्ट, सब कुछ था इनके पास भी। लेकिन 30 इयर्स की एज में उन्होंने डिसाइड किया, बस अब मुझे असली ज्ञान चाहिए,
सिर्फ रॉयल लाइफ नहीं, उन्होंने अपनी फैमिली को त्याग दिया, छोड़ दिया, और 12 इयर्स तक तपस्या की। फाइनली उनको इनफाइनाइट नॉलेज मिली। तभी लोग उनको कहने लगे महावीर, द ग्रेट हीरो। सर, महावीर जी ने फिर कौन सा किंगडम बनाया? नहीं नहीं बेटा, जैन वर्ड जिना से आया है, जिसका मतलब है कॉन्करर। लेकिन ये किसी टेरिटरी या लैंड का कॉन्केस्ट नहीं था। ये था अपने अंदर के ईगो, इग्नोरेंस और अटैचमेंट को जीतना। और जो इसको जीत ले, वो तो भाई टेरिटरीज को कॉन्कर करने से भी बहुत विशाल चीज है, बड़ी चीज है। और इसीलिए इनको ग्रेट हीरो कहा गया, महावीर कहा गया, महावीरा। टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म। अब महावीर जी ने कुछ इंपॉर्टेंट टीचिंग्स दी है, जो आज भी इंडिया के कल्चर का कोर में है। तीन बड़ी वैल्यूज याद रखनी है आपको बच्चों यहाँ पे। अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, अनेकांतवदा मतलब मेनी साइडेडनेस, अपारिग्रह मतलब नॉन बदिसनेस। ध्यान से पढ़ते हैं इसे। अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, आप सबको पता है। वायलेंस सिर्फ मारपीट नहीं होती। अगर आप किसी को बुरा बोलो या उसके लिए ख्यालों में नेगेटिव भी सोचो, वो भी वायलेंस का ही रूप है। एग्जाम्पल, अगर आप अपने फ्रेंड को कहें तू हमेशा गलत है, ऐसा कुछ कह दो, तो उसका दिल दुखेगा ना। महावीर कहते हैं ऑल लिविंग बीइंग्स डिजर्व रिस्पेक्ट। ऐसा बोलना ही क्यों जैसे किसी को दुख लगे। हर किसी को इक्वल रिस्पेक्ट मिलने और देने का समान हक है। अनेकांतवदा, सच एक एंगल से कभी कंप्लीट नहीं होता। हर चीज के मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स होते हैं, ये भी आप सबने महसूस हमेशा किया होगा। एग्जाम्पल के तौर पे, आप एक गिलास पानी देखो, कोई बोलेगा हाफ एम्प्टी है, कोई बोलेगा हाफ फुल। दोनों ही गलत नहीं है, बस देखने का और सोचने का नजरिया, थॉट अलग अलग है ना ऐसा। तीसरा पॉइंट है बेटा अपारिग्रह, नॉन पॉजिटिवनेस। ज्यादा पोजेशंस, ग्रीड मतलब लालच, अननेसेसरी शॉपिंग, ये सब अटैचमेंट का ही कारण है। जैनिज्म कहता है बस उतना ही रखो जितना जरूरत भर का है। एग्जाम्पल, अगर एक ही मोबाइल एनफ है, तो दो या तीन मोबाइल क्यों लेने। हर साल नए मॉडल के लिए क्रेजी होना भी अटैचमेंट का ही रूप है। आगे बढ़ते हैं। आप देख पा रहे हैं बच्चों एक टेम्पल पैनल। ये टेम्पल पैनल एक जैन टेम्पल का है, जो कि दिल्ली से लिया गया है। अब बच्चों, यहाँ पे जो पैनल दिखाया गया है, उसमें आपको ऐसा क्या स्ट्राइकिंग लगता है? देखो तो, ऐसा कुछ जो बहुत यूनिक सा आप लोग को लग रहा हो, बहुत स्ट्रेंज, कि ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा तो बहुत अ, कभी देखने को नहीं मिला। ऐसा संभव कैसे हो गया? कुछ ऐसा। सर, वो बहुत फाइनली कार्व्ड है और सारे लिविंग बींग्स को रिस्पेक्ट को दिखा रहा है। बिल्कुल मैसेज क्लियर है, आप बिल्कुल सही हो। सब क्रिएचर्स इसमें इंटरकनेक्टेड हैं। हम सब एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, चाहे ह्यूमंस हो, एनिमल्स हो, या टाइनी ऑर्गेनिज्म। लेकिन खास बात क्या है बेटा, वो तो देखो इसमें। सर, मैं देख पा रहा हूं कि एक शेर और एक गाय एक ही बर्तन से पानी पी रहे हैं। ये कैसे संभव है? बहुत बढ़िया बच्चा। यही आपको इसमें से देखना था कि इस तरह का पीसफुल इन्वायरमेंट हो, जहां पे किसी के मन में किसी के प्रति कोई डर या लालच ना हो। गाय को शेर से डर नहीं लग रहा, शेर को गाय को देख के लालच नहीं आ रहा कि मैं इसे मार के खा जाऊं। सब पीसफुल इन्वायरमेंट में आराम से साथ में बैठ रहे हैं, पानी पी रहे हैं। ऐसा एक इन्वायरमेंट हो सके, ये उसमें दिखाया गया है। आगे अगली स्लाइड पर आप देख पा रहे हैं एलोरा केव्स, जो कि महाराष्ट्र में है। 6th to 10th सेंचुरी सीई के बीच में बनाए गए थे। आपको पता है इसमें मजेदार बात क्या है? सर, वहां हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन केव सब एक ही जगह हैं। वाह, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई बेटा। ये यूनिटी और रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। सोचो, एक ही माउंटेन में तीन अलग थॉट ऑफ स्कूल्स ने अपनी जगह बनाई।
हिंदू टेम्पल्स भी बनाए गए, बुद्धिस्ट विहारास मतलब आराम करने की पढ़ने की जगह भी बनाई गई, और जैन की गुफाएं, जैन केव्स भी बनाए गए। बहुत ही अत्यंत यूनिक नमूना है ये कलाकृति का, सोच का। स्प्रेड ऑफ जैनिज्म के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, मॉन्क्स और कभी कभी नन्स भी पूरे देश में घूमते थे अपनी टीचिंग्स फैलाने के लिए। सर कैसे घूमते थे, ट्रेन या कार से? नहीं बेटा, उस वक्त ये चीजें नहीं होती थी। उस वक्त ये पैदल, कभी कभी नावों पर या जहाजों पर बहुत दूर तक सफर करके ये जाते थे। कुछ मॉन्क्स नए मोनेस्ट्रीज बनाते थे, कुछ ascetic तपस्वी लाइफ जीते हुए पहाड़ों या रॉक कट केव जो आपके सामने हैं उनमें रह करके अपना जीवन यापन करते थे और आगे बढ़ते थे अपनी टीचिंग्स को अलग अलग जगहों तक पहुंचाने, प्रचार प्रसार करने के लिए। सर क्या सच में लोग केव में सोया करते थे? हाँ बेटा, आर्कियोलॉजिस्ट को जो मिला है उसमें स्टोन बेड्स, मोनेस्ट्री के खंडहर और कभी कभी मॉन्ग के नाम भी मिले हैं जो बताते हैं कि ये लोग बहुत डेडिकेटेड थे, जैसे अजंता एलोरा जैसी जगह है। तो केव सिर्फ एक जगह के लिए नहीं, आइडिया स्प्रेड करने का सेंटर भी बने सर। बिल्कुल सही समझा बेटा, ये केव्स और मोनेस्ट्रीज लर्निंग सेंटर्स थे। ट्रेड रूट्स और टाउन्स के पास बनने पर आइडियाज और लोगों के बीच कल्चरल एक्सचेंज भी यहाँ पे संभव हो पाता था। ये सब एविडेंस हमें दिखाता है कि कैसे टीचिंग्स दूर दूर तक पहुंची। मॉन्क्स नन्स की जर्नीज और केव मोनेस्ट्रीज से हमें डेडिकेशन, लर्निंग और कल्चरल एक्सचेंज का रियल लाइफ प्रूफ मिलता है, और ये ही करके आइडियाज आज तक जीवित है। बच्चों, बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों में अहिंसा का मतलब सिर्फ मारकाट नहीं है। ये मतलब है अपने थॉट्स भी वॉयलेंट मत बनाओ। ध्यान रखेंगे, अपने जो ख्याल है हमारे, जो हमारे इमेजिनेशंस हैं, वो भी वॉयलेंट नहीं होने चाहिए। अगर आप अपने दोस्त या खुद के लिए बुरा सोच रहे हैं तो वो भी वॉयलेंस का ही फॉर्म है, रूप है। अब आप बताओ, कभी आपने खुद के लिए नेगेटिव सोचा है, जैसे मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता? जेनिज्म सिखाता है अपने थॉट्स को भी पॉजिटिव बनाओ। बी ऑलवेज कॉन्फिडेंट एंड बिलीव इन योरसेल्फ। कोई और कर सकता है, आप भी कर सकते हैं। कुछ नया आप सोच रहे हैं जो किसी और ने नहीं किया, वो भी आप कर सकते हैं। तो अपने अंदर विश्वास को बनाए रखना है। ऑलवेज बी पॉजिटिव। वाइडर स्कूल ऑफ थॉट्स, अगले टॉपिक पे आते हैं बच्चों। जैनिज्म एक अकेला थॉट नहीं था, बुद्धिज्म था, वेदांत था, और इवन चरवका स्कूल था जो कहता था जो दिखता है वही सत्य है, लाइफ आफ्टर डेथ कुछ नहीं। ये सब दिखता है, ये सब दिखाता है कि इंडिया में एक ही टाइम पे कितनी डाइवर्सिटी ऑफ आइडियाज थे। तो समराइज करने के लिए बच्चों, आपको याद रखना है जैनिज्म के तीन पिलर्स: अहिंसा, अनेकांतवदा, अपारिग्रह। अहिंसा मतलब हर्ट मत करो, ना एक्शन से ना थॉट से। अनेकांतवदा का मतलब ट्रुथ के मल्टीपल साइड्स होते हैं। अपारिग्रह का मतलब ग्रीड, लालच को छोड़ो, सिंपल लाइफ जियो। ये वैल्यूज सिर्फ 6th सेंचुरी बीसीई में नहीं, आज भी हमारी लाइफ में सुपर रेलेवेंट है ना बच्चों? यस इट इज। सर, तो जैनिज्म एक रिलीजन है? हाँ बेटा, एक इंपॉर्टेंट बात, स्कॉलर्स कहते हैं बेटर वर्ड है स्कूल ऑफ थॉट और बिलीफ सिस्टम, क्योंकि ये सिर्फ रिलीजियस रिचुअल्स नहीं बल्कि फिलॉसफी, एथिक्स और सोशल वैल्यूज का कॉम्बो है। तो जैनिज्म बेटा, अगर कोई कहता है कि रिलीजन है तो हाँ, ये एक रिलीजन है, एक धर्म है। जैनिज्म एक कल्चर है, जैनिज्म एक सोच है, जैनिज्म एक सभ्यता है, जैनिज्म जीने का तरीका है। आप इसको जिस तरह से चाहो वैसे ले सकते हो। रिस्पेक्ट ऑल लाइफ, सी ट्रुथ फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, अवॉइड ग्रीड, लिव सिंपल। अच्छा लगा बच्चों? ठीक है, आगे हम बढ़ रहे हैं। ओके,
फोक एंड ट्राइबल रूट्स हमारा इसके बाद एक टॉपिक आएगा जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। ये आपके सामने स्क्रीन पे कुछ जटाका टेल्स हैं, जहां पे मंकी किंग की पहली स्टोरी दी हुई है, और इसका वही सेम मॉरल है कि जो लीडर होता है वो हमेशा दूसरों के वेलफेयर और दूसरों के सेल्फ इंटरेस्ट का ध्यान रखता है। ऐसे ही यहाँ पे एक और छोटी सी स्टोरी दी गई है, रोहिन्या द बर्गलर। इन दोनों का ही मेन मॉरल है कि आप हमेशा सैक्रिफाइस, कंपैशन, सेल्फ डिसिप्लिन एंड ट्रांसफॉर्मेशन को अपनी कोर वैल्यूज के तौर पे समझें। हर किसी को एक दूसरा चांस मिलना चाहिए अपनी गलतियों को सुधारने के लिए, और यही हमारे कोर वैल्यूज शुरू से सारे सभ्यताओं, सारे धर्मों में रही है, आगे भी रहनी चाहिए। तो जैसा हमने बात किया फोक एंड ट्राइबल रूट्स, हम इस टॉपिक के आगे हैं। यहाँ पर हम वेदास, बुद्धिज्म, जैनिज्म जैसे बड़े स्कूल्स ऑफ थॉट के बारे में तो देख ही चुके हैं। अब हम डिटेल में थोड़ा सा फोक और ट्राइबल रूट्स को समझेंगे। सर मतलब ये रिटन टेक्स्ट जैसे वेदास नहीं थे? बिल्कुल, ये मोस्टली ओरल ट्रेडिशंस थे, मतलब कहानी, गाना, फेस्टिवल्स और डेली प्रैक्टिस के थ्रू ट्रांसमिट होते थे। व्हाट इज अ ट्राइब? अब सबसे पहले एक सवाल आता है यहाँ पर, ट्राइब क्या होते हैं? जैसा आप येलो बॉक्स में देख पा रहे हैं सर, जैसे जंगली लोग। नहीं नहीं बेटा, ये पुराना स्टीरियोटाइप जैसा है। आज के तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं एक ट्राइब वो ग्रुप है जिसमें फैमिलीज या क्लैंस होते हैं, एक कॉमन कल्चर, एक लैंग्वेज और अपना चीफ। ज्यादातर प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती है, सब चीज कम्युनिटी बेस्ड होता है। तो अब जैसे ट्राइब्स होती हैं तो ये अपनी जीवन शैली, अपनी जाति, अपने समुदाय के हिसाब से जीते हैं। वो जंगल में रहते हैं, उस हिसाब से ये जंगली हुए। इनको एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू जंगली कहना गलत है बेटा। सर इंडिया में कितनी ट्राइब्स होंगी? बेटा ऑफिशियल फिगर्स अगर 2011 की हम बात करें, जो कि लास्ट हमारे सामने डेटा को प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट बॉडी से, तो 705 ट्राइब्स थी और उनकी पॉपुलेशन थी अराउंड 104 मिलियन, जो ऑस्ट्रेलिया और यूके की पॉपुलेशन को मिला दो तो उससे भी ज्यादा है। सर वाह, इतनी डाइवर्सिटी! बिल्कुल बेटा। इंटरेक्शन ऑफ फोक एंड ट्राइबल विद मेन स्ट्रीम। अब इंटरेस्टिंग पार्ट आता है, फोक और ट्राइबल बिलीफ्स सिर्फ अलग नहीं थे, उनका कांस्टेंट इंटरेक्शन भी हुआ वैदिक, हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन ट्रेडिशंस के साथ। ठीक है, तो इनका भी इनकाउंटर हुआ, कांस्टेंट इंटरेक्शन होता था। एग्जाम्पल के तौर पे जगन्नाथ जी जो पुरी उड़ीसा में पूजा किए जाते हैं, उनका ओरिजिन भी एक ट्राइबल देवा देवता से माना जाता है। और कई ट्राइब्स अपने वर्जन्स ऑफ महाभारत और रामायण नरेट करते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट से लेके तमिलनाडु तक। तो इसका मतलब ये ग्रंथ अगर उनके पास भी नरेशन में थे तो उनका भी कनेक्शन इस जमाने के लोगों से था। मतलब सर दोनों तरफ से एक्सचेंज हुआ। एग्जैक्टली बच्चों, डेटीज, कॉन्सेप्ट्स, लेजेंड्स, रिचुअल्स सब फ्रीली बोरो होते रहे। नेचर वर्शिप एंड ट्राइब्स, एक और सिमिलैरिटी क्या थी? दैट वाज नेचर वर्शिप। चाहे फोक हो, ट्राइबल हो या हिंदुइज्म, सब नेचर को सेक्रेड मानते थे, पवित्र मानते थे। जैसे कि माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स, इवन स्टोन्स, पत्थरों को भी। एग्जाम्पल के तौर पे टोडा ट्राइबल्स ऑफ नीलगिरीज जो कि तमिलनाडु में है, उनके लिए 30 से ज्यादा माउंटेन पीक्स सेक्रेड होते थे, बल्कि होते हैं इतने सेक्रेड कि वो उन पीक्स को फिंगर से भी पॉइंट नहीं करते, उंगली तक नहीं दिखाते हैं, वो इतना पवित्र मानते हैं, इतना रिस्पेक्ट करते हैं। सर उनके पास भी एक सुप्रीम गॉड का कॉन्सेप्ट होता था क्या? बिल्कुल बेटा। अरुणाचल के ट्राइब्स वर्शिप करते हैं दोनियो पोलो, सन एंड मून के कॉम्बो के नाम के ईश्वर को।
सेंट्रल इंडिया में लोग खानदोबा को सुप्रीम गॉड मानते हैं। संतल और मुंडा ट्राइबल्स ईस्टर्न इंडिया में सिंह बोंगा को मानते हैं, जो क्रिएटर गॉड है। स्कॉलर्स व्यू क्या कहता है बच्चों? फेमस सोशियोलॉजिस्ट आंद्रे बेतली ने कहा था, कास्ट और ट्राइब्स ने एक दूसरे को हमेशा इन्फ्लुएंस किया है। हिंदुइज्म ट्राइबल बिलीफ से इन्फ्लुएंस हुआ है और ट्राइबल बिलीफ्स भी हिंदुइज्म से। सर मतलब दोनों तरफ से गिव एंड टेक। बिल्कुल सही बोला बेटा आपने, इसलिए बोलते हैं म्यूचुअल एनरिचमेंट। तो बच्चों अब स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि वी आर फाइनली डन विथ द थर्ड क्वेश्चन ऑल्सो। हमें इसका आंसर अब अच्छे से पता है और पूरा कॉन्सेप्ट भी। क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ फोक एंड ट्राइबल ट्रेडिशंस इन इंडियन कल्चर, जो हमने अभी जस्ट पढ़ा। तो हम कह सकते हैं ना कि हमें अब इसका आंसर भी पता है। Isn't it? Yes, yes, very good. बेटा इन सभी के आंसर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स की पीडीएफ फाइल में मिल जाएंगे। तो बच्चों अब फिर से समय है एक क्विक क्विज का। चैप्टर फिनिश करने से पहले एक छोटा सा नॉलेज चेक हो जाए। मजेदार है ना? बढ़िया। आपके सामने आप देख सकते हैं सेम एमसीक्यूज अभी तक जो हमने पढ़ा पिछले क्विज के बाद के टॉपिक्स में से दिया गया है। फिल इन द ब्लैंक्स भी हैं बच्चों, ट्रू एंड फॉल्स भी हैं, और सभी के सॉल्यूशंस भी मैंने साथ में यहाँ पे हाईलाइट कर दिए हैं। ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेंगे। बिफोर मी वो मूव ऑन बच्चों, एक छोटी सी समरी जैसा इसे भी डिस्कस कर लेते हैं क्विक रिकैप के तौर पे। वेदास gave rise to many schools like Vedanta and Yoga. Buddhism and Jainism moved away from Vedas, stressed on values like ahimsa, detachment, etc. तो यहाँ पे बुद्धिज्म और जैनिज्म वेदास से हट के उन्होंने फोकस करना शुरू किया वैल्यूज पे, लाइक अहिंसा की, लाइक अटैचमेंट नहीं रखो किसी चीज से, उन पर। सब स्कूल्स जैसे अलग अलग प्रिंसिपल्स थे, बट सबका फोकस था इग्नोरेंस को दूर करना और सफरिंग का एंड ढूंढना। ट्राइबल बिलीफ सिस्टम्स देखा हमने, मिलेनियम से हिंदुइज्म के साथ इंटरेक्ट ये करते आ रहे थे। लैंड एंड नेचर को सेक्रेड माना है, पवित्र माना है, उनकी पूजा किया करते थे। सुप्रीम कोर्ट का कॉन्सेप्ट भी डेवलप हुआ था। रिजल्ट क्या हुआ? कल्चरल रूट्स ऑफ इंडिया गॉट वेरी रिच एंड वेरी स्ट्रॉन्ग। तो बच्चों एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर आपके लिए क्या मॉरल है? रिस्पेक्ट ओरल ट्रेडिशंस एंड फोक नॉलेज ऑल्सो। नेचर इज सेक्रेट, प्रोटेक्टेड। डाइवर्सिटी का मतलब स्ट्रेंथ है, क्योंकि एक्सचेंज से ही कल्चर ग्रो करता है। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन भी आपको पसंद आया होगा। समय के हिसाब से मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है। आशा करता हूं कि आपको सब कुछ अब सुपर इजी लग रहा होगा। आपके कन्वीनियंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वीडियो दिखाया है। वीडियो के में दिखाए हुए जितने भी नोट्स हैं जो आप ब्लू कलर में देख पा रहे हैं, वो सब मैंने पीडीएफ बना के अपलोड कर दिया है। इसके अलावा एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइजेस भी अपलोड कर दी हैं विद सॉल्यूशंस। इतना ही नहीं, वर्कशीट 1 एंड 2 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस विद एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग, वो भी सॉल्यूशंस के साथ बच्चों कंप्लीटली फ्री आप सबके लिए, सिर्फ आप सबके लिए मैंने पीडीएफ बना के अपलोड कर दिया है। बच्चों अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स को भी करने के लिए रिक्वेस्ट कर दें। कमेंट बॉक्स में अपना वैल्यूएबल फीडबैक लिखना ना भूलें, इससे मुझे आपका प्यार और विश्वास और देखने को मिलेगा। कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स भी डाल सकते हैं टू हैव माय रिप्लाई इमीडिएटली। लाइव क्लासेस की डिटेल्स ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपको मेरे पोस्ट के जरिए पता चलता रहेगा। लर्न सोशल बच्चों टू बी सोशल। लव यू ऑल बच्चों, योर कुमार सर। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।